जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के अंदर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब स्टार्ट की थी। दैट मीन्स कि जो अपनी गैस ट्यूब थी वो आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करती थी। देन वो इलेक्ट्रॉन्स आपके टारगेट पे जाकर टकराते थे और एक्सरेज निकलती थी। दैट मीन्स यहाँ पे ट्यूब के अंदर थोड़ी सी मात्रा में गैस रखी जाती थी और इसी गैस के कारण वहाँ पे फर्दर आयोनाइजेशन होता था, जिसके कारण लो एनर्जी की एक्सरेज निकलती थी जो कि हार्मफुल होती हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है, जो कि अपने कोई काम की नहीं है। तो दैट मीन्स ये आपकी गैस ट्यूब का डिसएडवांटेज भी था वहाँ पे। इसी के कारण फिर नेक्स्ट कूलिज ने एक नई ट्यूब इन्वेंट की, जिसके अंदर उसने क्या किया कि एक्सरे प्रोडक्शन का प्रिंसिपल चेंज कर दिया यहाँ पे। दैट मीन्स कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो थर्मियोनिक एमिशन से किए जाते हैं। थर्मियोनिक एमिशन, जब आप किसी भी मेटल सरफेस को हीट प्रोवाइड करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ये फिनोमेना, ये घटना ही थर्मियोनिक एमिशन कहलाती है। इसी के बेस पे फिर दो एक्सरे ट्यूब आती हैं आपकी, एक आती है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब और एक आती है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेशनरी एनोड की। तो स्टेशनरी एनोड दैट मीन्स ये एकदम कूलिज ट्यूब की तरह काम करती है। इसका प्रिंसिपल भी कूलिज ट्यूब पे ही डिपेंडेंट है। इसके इक्विपमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे इसके, सच एज एनोड, कैथोड, ग्लास एनवेलप, ट्यूब सप्लाई, फिलामेंट सप्लाई, फॉक्सिंग कप, ट्यूब कूलिंग। इन सब के बारे में हमको आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना था। तो जैसा कि जो आपकी दो एक्सरे ट्यूब है, एक है स्टेशनरी और एक है रोटेटिंग, अगर इन दोनों वर्ड्स में कंपेयर किया जाए तो दोनों चीज़ें में दैट मीन्स कुछ चीज़ें सेम होंगी, बट जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि एक के अंदर तो आपका एनोड फिक्स होगा, स्टेशनरी का मतलब फिक्स होना। दैट मीन्स कि जो एक्सरे ट्यूब आप अभी डिस्कस करोगे वहाँ पे जो एनोड है वो फिक्स रहेगा, बट जो रोटेटिंग होगी उसके अंदर वो एनोड रोटेट करेगा। वो किस तरीके से करेगा, क्यों करेगा, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर। अब अपन बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। तो जो अपना इक्विपमेंट्स की जो लिस्ट थी जिसमें 10 इक्विपमेंट्स थे, उसमें जो अपना फर्स्ट इक्विपमेंट था जिसका नाम है ग्लास एनवेलप। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ग्लास एनवेलप। ग्लास एनवेलप की अगर बात की जाए तो ग्लास एनवेलप आपका गैस ट्यूब में भी था। और ग्लास एनवेलप की अगर अपन बात करें कि इसको क्यों रखना पड़ा, उसका भी अपन रीजन बात कर सकते हैं कि आपकी जो असेंबली है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करते हैं और फिर एक्सरे का प्रोडक्शन, कैथोड और एनोड। कैथोड से आपका इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है और एनोड से आपका एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। इन दोनों के बीच में वैक्यूम का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। अब वैक्यूम क्या होता है, एयर की मात्रा नहीं होना। दैट मीन्स कि यहाँ पे एयर नहीं होनी चाहिए। अगर एयर या फिर कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी के कारण आयोनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और लो एनर्जी के एक्सरेज अपने को देंगे। तो जैसे कि गैस ट्यूब के अंदर अपन वैक्यूम रखते थे 0.001 mm ऑफ Hg, दैट मीन्स 10⁻³ mm ऑफ Hg, जिसको अपन बोल सकते हैं। बट वहाँ पे थोड़ी सी अपन गैस रखते थे, यहाँ पे अपन गैस नहीं रखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर और कम हो जाएगा, जिसको अपन बोल यहाँ पे कितना होगा, 10⁻⁻5 mm of Hg. Glass envelope is made up of Pyrex glass which is evacuated with vacuum of 10⁻⁵ mm of Hg. That means कि यहाँ पे जो ग्लास एनवेलप की बात की जा रही है वो पायरेक्स ग्लास का बना होता है। दैट मीन्स पायरेक्स मटेरियल का बना होता है, जिसमें वैक्यूम का प्रेशर होता है 10⁻⁵ mm of Hg. दोबारा से इसका रीज़न समझ लो, वैक्यूम रखने के लिए अपन यहाँ पे ग्लास एनवेलप लगाते हैं। दूसरा, उस ग्लास एनवेलप के अंदर जितनी भी असेंबलीज होती हैं उनको फिक्स किया जाता है, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ कैथोड, एनोड एंड फॉक्सिंग कप इनसाइड इट। तो जैसे कि अपन इक्विपमेंट्स में जो लिस्ट में से बात कर रहे थे, अब उसमें से 3 इक्विपमेंट्स को अलग करो। कौन कौन से, कैथोड, एनोड और फॉक्सिंग कप। ये तीनों इक्विपमेंट आपके किस में पाए जाते हैं, ग्लास एनवेलप के अंदर पाए जाते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई ग्लास एनवेलप का, एक तो इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं जिनको असेंबल किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और दूसरी प्रोसेस
इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या है, वैक्यूम क्रिएट करना। दैट मीन्स इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, एयर नहीं है, एयर जितनी भी होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दैट मीन्स कि ग्लास एनवलप के अंदर अब आपकी एयर नहीं रहती है और इसका प्रेशर रहता है 10⁻⁻5 mm ऑफ Hg। तो ग्लास एनवलप का केवल इतना सा काम था। अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे इक्विपमेंट की। दूसरा इक्विपमेंट था आपका कैथोड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैथोड। तो जैसे कि आपकी गैस ट्यूब थी, गैस ट्यूब में भी था कैथोड, बट वो क्या काम आ रहा था, पोटेंशियल लगाने के। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड तक ट्रांसफ़र करने में काम आ रहा था। बट यहाँ पे जो आपका कैथोड होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। क्यों होगा? बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन आयोनाइजेशन से हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे होगा। तो अब अपन बात करते हैं कैथोड किस चीज़ का बना होता है, क्यों बना होता है, दैट मीन्स किस मटेरियल का बना होता है और क्यों बना होता है और किस तरह से ये वर्किंग करता है। द कैथोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल फिलामेंट सराउंडेड बाई ए फॉक्सिंग कप। दैट मीन्स कि जो आपका कैथोड होता है वो टंगस्टन वायर का बना होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, वायर का बना होता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल फिलामेंट, हेलिकल फिलामेंट की फॉर्म में, जैसे कि आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की शेप में ये बना होता है। हीटर की स्प्रिंग देखी होगी, उसी की शेप में ये बना होता है। सराउंडेड बाई ए फॉक्सिंग कप, और घिरा हुआ किससे होता है, एक फोकसिंग कप से घिरा हुआ होता है, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम के अंदर देख सकोगे, ठीक है। द फिलामेंट इज अबाउट 0.2 mm in diameter, that is coiled to form a vertical spiral of 0.2 cm in diameter and 1 cm in length। अब अपन डायमेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ की इस वायर की, हेलिकल फिलामेंट की क्या होती है। तो उसकी अगर बात की जाए तो जो आपका फिलामेंट का जो वायर होता है, ठीक है, जो आप वायर काम में ले रहे हो यहाँ पे टंगस्टन का, उसका डायमीटर होता है 0.2 mm, ठीक है। उसने बनाई एक हेलिकल फिलामेंट, दैट मीन्स एक स्प्रिंग टाइप में स्ट्रक्चर बनाई। वो जो स्प्रिंग है जिसको आप हेलिकल फिलामेंट बोल रहे हो, उसका डायमीटर होता है 0.2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। और वो जो स्प्रिंग होती है, जो फिलामेंट होता है आपका, उसकी लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। डायमेंशन को एक बार दोबारा से समझना है। यहाँ पे वायर का डायमीटर होता है 0.2 mm, उस फिलामेंट का डायमीटर होता है 0.2 सेंटीमीटर, और जो आपका फिलामेंट है उसकी लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर की। A trace of thorium in the filament is mixed to increase the efficiency as well as it will increase the life of filament। That means कि फिलामेंट के अंदर कुछ मात्रा में दूसरी मेटल मिलाई जाती है। जैसे कि अभी अपन ने बात की कि ये टंगस्टन का बना होता है, बट इसके अंदर थोरियम भी मिलाया जाता है, थोड़ा सा कुछ मात्रा में थोरियम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि इसकी दक्षता, एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, एंड एज वेल एज इट विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट। और इस थोरियम मिलाने से क्या होता है कि फिलामेंट की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो मेटल होती है, अगर आप उसको सिंगल लेके चलते हो, दैट मीन्स प्योर मेटल की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से हमेशा अगर आपको किसी भी मेटल की लाइफ इंक्रीज करनी है तो उसमें दूसरी मेटल मिलाई जाती है, अलॉय मिलाया जाता है, ठीक है। एट द प्रिंसिपल ऑफ थर्मियोनिक एमिशन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द फिलामेंट। और जैसा कि यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन फिलामेंट पे किया जाता है, दैट मीन्स कैथोड पे होता है। और वो कौन से प्रिंसिपल पे होता है? थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे। और थर्मियोनिक एमिशन क्या बोलता है कि जब किसी भी मेटल सरफेस को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ से या फिर उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो दैट मीन्स इसी प्रोसेस से आपके फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स हम काम में लेंगे एक्सरे प्रोडक्शन के। तो ये आपके कैथोड के बारे में डिस्कस किया था अपन ने। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट के बारे में, विच इज़ एनोड और टारगेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनोड और टारगेट। अब अपन एनोड और टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपन ने बात की ग्लास एनवलप की, ग्लास एनवलप के अंदर 3 इक्विपमेंट होते हैं, कैथोड, एनोड एंड फॉक्सिंग कप। कैथोड के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने। अब एनोड के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे, 4 प्रकार का इंटरेक्शन होगा वहाँ पे। इंटरेक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, और फिर यहाँ से हीट और एक्सरेज निकलेंगे। अब अपन बात करते हैं एनोड के अंदर कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है।
तो जैसा कि गैस ट्यूब के अंदर प्लेटिनम हम काम में लेते हैं टंगस्टन के लिए, बट यहाँ पे जैसे कि कुलिस ट्यूब की बात की गई थी, कुलिस ट्यूब में टंगस्टन काम में लिया जाता है और इसका प्रिंसिपल भी कुलिस ट्यूब का ही है। तो यहाँ पे दैट मीन्स स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब के अंदर टंगस्टन ही हम काम में लेंगे। द एनोड इज़ द टारगेट इलेक्ट्रोड विच इज़ मेंटेन्ड एट द पॉजिटिव पोटेंशियल। एनोड की अगर बात की जाए तो जिसको अपन टारगेट भी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं और इस पर पोटेंशियल कौन सा होता है, पॉजिटिव। कैथोड की अगर बात की जाए तो कैथोड पे कौन सा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। ये आपको पता है कि कैथोड और एनोड दो चीज़ें होती है, जिसको अपन हमारी जो एनोड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और कैथोड हमेशा नेगेटिव होती है। अब अपन बात कर रहे हैं कि टारगेट मटेरियल आप कोई भी काम में लो, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए अगर आप उसको एक्सरे ट्यूब में काम में ले रहे हो। उस विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर विद स्टैंडिंग द हाई टेम्परेचर। दैट मीन्स जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 99% हीट निकलती है और 1% एक्सरेज निकलती है। दैट मीन्स हीट बहुत निकलती है। तो दैट मीन्स कि आपका जो टारगेट है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ताकि हाई टेम्परेचर पे वो वहाँ पे स्थिर रह सके। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं हुआ तो हाई टेम्परेचर पे वो पिघल जाएगा, डैमेज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर टू इंक्रीज द एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी। एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज़्यादा एक्सरेज की एफिशिएंसी आपको मिलेगी, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी आपको मिलेगी। इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू डेसिपेट रिमूव हीट क्विकली। दैट मीन्स कि अभी अपन ने बात की कि हीट ज़्यादा निकलती है वहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस हीट को अपने को बाहर भी निकालना है। अगर वो हीट वहीं पे रहेगी तो क्या होगा, अगर आपने लगातार एक्सरे ट्यूब को ऑपरेट कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, टारगेट पे हीट इकट्ठी होती जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि टारगेट की थर्मल कंडक्टिविटी, हीट का कंडक्शन भी वो अच्छा करना चाहिए, ताकि वो हीट है वो जल्दी से जल्दी अपन उसको बाहर निकाल सके। दैट मीन्स इट हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड हैव लो वेपर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर टू प्रिवेंट द इवापोरेशन ऑफ टारगेट मटेरियल। जैसे कि अभी अपन ने बात की, दोबारा से हाई टेम्परेचर की बात की जाएगी यहाँ पे, बिकॉज हीट सबसे ज़्यादा निकलती है। अपन ने बात कर ली कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होना ही होना चाहिए, बट इसके साथ में इसका वेपर प्रेशर भी कम होना चाहिए। क्या कई बार क्या होता है कि हीट के कारण कोई भी मेटल मेल्ट ना होकर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होना चाहिए इसका, ताकि हाई टेम्परेचर पे टारगेट मटेरियल जो है वो इवापोरेट ना हो सके। चारों प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। पहला, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए इसका, ठीक है। दूसरा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। और फोर्थ, इसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मटेरियल अपन ने कौन सा काम में लेते हैं, टारगेट लेते हैं, बिकॉज इसमें से कुछ प्रॉपर्टी टारगेट में मिलती है, कुछ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉपर्टी टारगेट में नहीं होंगी। उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन करेंगे, वो भी अभी डिस्कस करेंगे अपन। तो अभी अपन बात की थी टंगस्टन की, टंगस्टन काम में लेते हैं। तो टंगस्टन अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, क्यों लेते हैं, टंगस्टन के बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मेटल widely used as the target because of its high melting point and high atomic number। दो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पे, एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की और एक हाई एटॉमिक नंबर की। बिकॉज टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3370 डिग्री सेल्सियस और इसका एटॉमिक नंबर है 74। दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर भी इसका ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा है। इस वजह से हम ज़्यादातर टंगस्टन को ही एनोड के रूप में या फिर टारगेट के रूप में काम में लेते हैं। बट एक प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, वो है आपकी इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज़ लो एज 0.3। दैट मीन्स कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, 0.3 होती है। थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, दैट मीन्स कि ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे वो देखिए। सो ए लेयर ऑफ टंगस्टन इज कोटेड ओवर ए थिक ब्लॉक ऑफ कॉपर बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 0.9 एंड हीट विल बी रिमूव्ड वेरी क्विकली। अपने को काम में लेना टंगस्टन को, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉपर का ब्लॉक बनाया जाता है और उस कॉपर के ब्लॉक के ऊपर टंगस्टन की लेयर लगा दी जाती है।
इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टकराएंगे किस पे, टंगस्टन पे। बट टंगस्टन के बैक साइड में क्या है, कॉपर है। टंगस्टन जैसे गर्म होगा हीट निकलेगी। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो क्या होगा कि वो थर्मल कंडक्टिविटी जल्दी से बाहर निकल जाएगी, रिमूव्ड वेरी क्विकली। और थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की कितनी होती है आपकी, 0.9। द टंगस्टन इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 2 और 3 mm थिक। दैट मीन्स कि अगर टंगस्टन के अपन डायमेंशन की बात करें तो एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लेट होती है जो कितनी मोटी होती है, 2 या फिर 3 mm मोटी होती है, थिक होती है। 4 प्रॉपर्टी थी, अब देख लो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, कौन कौन सी नहीं हो रही है। फर्स्ट थी आपकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट है 3370 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, इसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी इसका क्या है, हाई है, और कितना है, 74 है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है 0.3। तो थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपन टंगस्टन को किस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं, दैट मीन्स टारगेट मटेरियल पे एक कॉपर का ब्लॉक लगा होता है और उस कॉपर ब्लॉक के चारों ओर आपका टंगस्टन की लेयर होती है। इस वजह से अपन इस तरीके से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। और इसका वेपर प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वेपर प्रेशर कम होता है। दैट मीन्स 3 प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, और जो आपकी 4th प्रॉपर्टी है वो अपन ने फॉलो करवाई है, किस तरीके से, कॉपर को काम में लेके। द एनोड हैज़ अ टेंडेंसी टू क्रैक अंडर ओवर बाई हीटिंग। दैट मीन्स कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल मेटल आप कहीं पे भी काम में लोगे तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी की बात आती है, टफनेस की बात आती है, वहाँ पे मेटल एलॉय काम में लिया जाता है। एलॉय क्या होता है, मिश्रित धातु, जहाँ पे 2 या 2 से 3 धातुओं को मिक्स किया जाता है। तो अपन यहाँ पे एनोड की भी बात करते हैं कि जो टंगस्टन है, ठीक है, वो कई बार क्या हो सकता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट पे आपको पता है मेल्ट तो नहीं होगा, बट क्रैक होने की कंडीशन होती है, टूटने की, डैमेज होने की। देयरफॉर टंगस्टन रेहेनियम अलॉय इज़ ऑलवेज यूज्ड विच मेक्स द टारगेट टफ एंड लेस चांस टू कर। तो इस वजह से यहाँ पे इसमें भी एक दूसरी मेटल मिलाई जाती है जिसका नाम है रेहेनियम। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे अलॉय काम में लिया जाता है, ठीक है, टंगस्टन रेहेनियम का अलॉय काम में लिया जाता है, जिससे कि आपका जो टंगस्टन है वो हार्ड रह सके, टफ रह सके, विच मेक्स द टारगेट टफ एंड लेस चांस टू क्रैक, और उसके क्रैक होने के चांसेस कम हो। अब जहाँ पे अपन एलॉय की अगर बात करते हैं तो एलॉय के अंदर आपका 90% तो क्या होता है, टंगस्टन होता है, और 10% रेहेनियम मटेरियल काम में लिया जाता है। अब 2 चीज़ें और हैं आपकी, वैसे तो एनोड एंगल आप आगे डिस्कस करोगे, और एक लाइन और है जो कि आप मेमोग्राफी में भी डिस्कस करोगे कि मेमोग्राफी की एक्स-रे ट्यूब के अंदर टारगेट आपका टंगस्टन का ना हो के किसका बना होता है, या तो मोलिबेडनम का फिर रहोडियम का। मोलिबेडनम जिसका साइन है MOZ, जिसका एटॉमिक नंबर है 42, रहोडियम जिसका साइन है RH और उसका एटॉमिक नंबर है 45, आर कॉमनली यूज्ड एज एनोड मटेरियल फॉर मेमोग्राफिक एक्स-रे ट्यूब। जो आपकी मेमोग्राफिक एक्स-रे ट्यूब होती है उसके अंदर एनोड की जगह टंगस्टन काम में ना लेके अपन यहाँ पे या तो रहोडियम या फिर मोलिबेडनम काम में लेते हैं। और क्यों लेते हैं, जब अपन मेमोग्राफी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। और अगर एनोड एंगल की बात की जाए, यहाँ पे एनोड के बारे में अपन डिस्कस करें तो एनोड एंगल आपका कितना होता है, यूजुअली 15 to 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके टंगस्टन की बात की अभी अपन ने, दैट मीन्स एनोड की बात की कि एनोड की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एटॉमिक नंबर, हाई थर्मल कंडक्टिविटी और लो वेपर प्रेशर। टंगस्टन अपन ने काम में लिया, हाई मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेल्सियस, हाई एटॉमिक नंबर 74, थर्मल कंडक्टिविटी 0.3 होती है, बट कॉपर की कितनी होती है, 0.9। तो अपन कॉपर के ब्लॉक पे टंगस्टन की लेयर लगाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इक्विपमेंट, जो कि आपका एक्सरे ट्यूब की अगर अपन ने बात की थी, ग्लास एनवलप के अंदर 3 इक्विपमेंट थे। तीसरा जो इक्विपमेंट है आपका जिसका नाम है फॉक्सिंग कप। अब फॉक्सिंग कप का क्या काम होता है वो देखते हैं अपन। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कि जो आपका कैथोड होता है, फिलामेंट होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन किया जाता है। कौन से प्रिंसिपल पे, थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे। अब थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे अपन कैसे करते हैं कि आपका जो कैथोड होता है, फिलामेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं कि अपन उसमें करंट देते हैं। करंट देने से क्या होता है कि टंगस्टन जो होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है।
रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है हीटिंग और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वायर के अंदर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा निकलेगी, दैट मीन्स वायर गर्म होगा अब यहाँ पे। और जैसे गर्म होगा तो थर्मियोनिक एमिशन क्या बोलते हैं कि मेटल को हीट एनर्जी देने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब आपके यहाँ पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, अब इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे कहाँ, वहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे, दैट मीन्स क्लाउड बना लेंगे, जिसको अपन बादल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बादल, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड। बट आपको इलेक्ट्रॉन्स पहुँचाने कहाँ पे हैं, एनोड पे पहुँचाने, ठीक है। तो ये जो फोकसिंग कप होता है इसका मेन काम क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे हैं उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, ताकि वो सीधे कहाँ पे जाएं, टारगेट पे जाके टकराए। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है, अगर आप फोकसिंग कप पे पॉजिटिव पोटेंशियल रखोगे तो वो तो अट्रैक्ट कर लेगा उनको। तो इस वजह से फोकसिंग कप पे भी कौन सा पोटेंशियल रखा जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल रखा जाता है, ताकि वो उससे रिपेल हों। और जैसे ही आप फोकसिंग कप पे नेगेटिव पोटेंशियल को ऑन करोगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड होंगे और एनोड पे पहुंचेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ निकल, दैट मीन्स कि आपका फोकसिंग कप निकल का बना होता है। द फोकसिंग कप फोकस द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द टारगेट विच आर प्रोड्यूस बाय द फिलामेंट, दैट मीन्स कि फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फोकसिंग कप टारगेट की तरफ फोकस करता है, उनको एक रास्ता दिखाता है, उनको एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड करता है। विदाउट द फोकसिंग कप द इलेक्ट्रॉन्स बिकम स्प्रेड ऑफ, अगर वहाँ पे फोकसिंग कप नहीं लगा होगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड ऑफ हो जाएंगे, दैट मीन्स फैल जाएंगे, उनको एक दिशा नहीं मिलेगी, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिलेंगी, उनको कैथोड से एनोड तक कोई फॉरवर्ड करने वाला नहीं होगा। यूजुअली द फोकसिंग कप इज़ एट द सेम पोटेंशियल एज द फिलामेंट और कैथोड, दैट मीन्स कि आपको पता है कैथोड और फिलामेंट आपका नेगेटिव होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका फोकसिंग कप है उसको भी नेगेटिव पोटेंशियल ही रखा जाता है। और नेगेटिव पोटेंशियल अपन क्यों रखते हैं ये आपको पता है, बिकॉज कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव का, अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज रख लेते हो, अपन ऑपोजिट बात लेके चलते हैं, अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख लेते हो तो कैथोड उन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुँचने ही नहीं देगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से निकले और कैथोड पे चले गए, दैट मीन्स फोकसिंग कप पे, सॉरी कैथोड पे नहीं, फोकसिंग कप पे चलेगा। इस वजह से फोकसिंग कप का पोटेंशियल नेगेटिव रखा जाता है, ताकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक फोकस हो सके, मूव कर सके। तो ये आपके 4 इक्विपमेंट थे, बाकी के जो इक्विपमेंट बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।